Hello bachcho, let us see this question. Figure shows two long wire carrying equal current I1 I2 flowing in the opposite direction. Which of the following arrows labeled A to D correctly represent the direction of the magnetic field due to the wire at the point located at an equal distance D from each wire? सर हमसे कहा गया है दो वायर है, दोनों के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, एक पॉइंट पी है, यहाँ पर हमने चार डायरेक्शन मार्क कर दी है बी ए डी सी। मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर काम हो रही होगी, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही होगी, उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, क्या वो ए या डी या सी या बी, किस डायरेक्शन में वो पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं की कंसेप्ट लगा रहा हूँ राइट हैंड कर्ल रूल का। सेकंड की कंसेप्ट में यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता हूँ तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर अगर मैं टेंजेंट बना देता हूँ तो वो टेंजेंट मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देती है। याद रखिएगा ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। राइट हैंड कर्ल रूल क्या कहता है कि अगर मैं अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट कर दूं तो मुझे I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में बनती हुई नजर आएगी, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड सिमिलर टू दैट ऑफ अगर मैं I2 के लिए देखूंगा तो वो कैसी बनेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगी। सो अगर मैं पी पॉइंट को कंसिडर आउट करता हूँ ड्यू टू द I2, पहले मैं I2 के हिसाब से कर रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी उसका रेडियस क्या होगा, डी होगा, याद रखना, क्योंकि वो इस जगह से ओरिजिनेट हो रही है। तो वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रही होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैं जस्ट टेंजेंट बना दूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट करेगी, ऐसे एग्जिस्ट करेगी, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। अभी हमें नहीं पता ये एंगल कितना है, बस हमने मान लिया थीटा है। सिमिलर टू दैट ये किसके लिए है, याद रखना ये I2 के लिए है। सिमिलर टू दैट अगर मैं I1 को चूज करता हूँ तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक सर्कल बनाएगी और कैसे जा रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पर एक टेंजेंट बना देता हूँ, ये बनाएगी B1। यहाँ का एंगल भी मुझे अभी पता नहीं है, तो बेसिकली सबसे पहला काम क्या है, मुझे यहाँ पर एंगल निकालना पड़ेगा। ओके, हमारे को यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, डी दे रखी है, इन दोनों के बीच की दूरी डी दे रखी है, तो ये क्या होगा, D/2 होगा। अब ये मेरे पास D/2 आ गया है, दैट इज ये एंगल मेरे को पता चल चुका है। मैं ये ट्राइंगल ले लूंगा, लेट अस से दिस ट्राइंगल इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज पी। ए बी पी को अगर आप ध्यान देते हैं, ए बी पी ये 90 डिग्री है, ये D/2 है, ये हमारा हमें पता नहीं है, ये हमारा डी है, ये एंगल मुझे निकालना है। तो दिस इज पी, दिस इज बी एंड दिस इज ए। सो इन ट्राइंगल ए पी बी अगर मैं साइन थीटा निकालता हूँ, सो दैट विल बी D/2 अपॉन डी। थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। डायरेक्टली मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस एंगल इज 30 डिग्री। नाउ ये याद रखना, ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये जो डी है, ये रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है फॉर दिस पर्टिकुलर B1 टेंजेंट। ओके, सो ये रेडियस है। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई थी, ये वाली, जिसे हम कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा डायग्राम बनाने की जगह नहीं है। बेसिकली ये डी उसके लिए रेडियस की तरह काम करेगी। सिमिलरली ये जो ये वाला डी है, ये वाला जो डी है वो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये कह लो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए किसकी तरह काम करेगी, रेडियस की तरह काम करेगी। अब हमारे को एक चीज पता है, मैं इसमें से एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शंस को हटा देता हूँ ताकि हम थोड़ा सा काम कर पाए। हमारे को देखो एक चीज पता है क्या, कि जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होती है हमेशा आपस में क्या एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर मैं यहाँ पर ले ए पी और लेट अस से दिस पॉइंट इज एफ, ए पी एफ को ले लूँ, तो ये जो एंगल बनकर आएगा ये कितने डिग्री का बनकर आएगा, 90 डिग्री का एंगल बनकर आएगा। ओके, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो मैं यहाँ पर एक कलर चूज कर लेता हूँ। ये जो एंगल बनकर आएगा ये कितने का बनकर आएगा, 60 डिग्री का बनकर आएगा। अब यहाँ देखो बी पी और सी, ये भी 90 डिग्री है, बी पी सी 90 डिग्री है। तो ये वाला जो एंगल बनकर आएगा ये कितना डिग्री का बनकर आ जाएगा, ये 30 डिग्री का। 90 में से 60 घटा दो, 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर से कुछ और एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शंस में हटा देता हूँ जब हमें पता चल गया कि ये 60 डिग्री है। ये भी हटा देता हूँ क्योंकि हमें पता ही है अब ये 30 डिग्री है, लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये एंगल भी 90 डिग्री नहीं होगा, बिल्कुल सर होगा। भाई ये रेडियस है और ये टेंजेंट है सेकंड वाले के लिए, तो ये एंगल भी 90 डिग्री। क्या ये एंगल 30 डिग्री नहीं था, हाँ जी सर ये था। क्या ये एंगल 60 डिग्री नहीं हो जाएगा, जी सर बिल्कुल हो जाएगा। क्या फिर से बी पी ए जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा, बी पी ए 90 डिग्री नहीं होगा, जी सर वो 90 डिग्री होगा। तो 90 में से 60 घटाए तो ये भी क्या आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों को बना लेते हैं। एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, दोनों का एंगल क्या है, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। अब
ध्यान से देखना, अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ, मान लो ये B1 है, मान लो ये B2 है, ठीक है। अब मैं रिजॉल्व करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा B1 साइन 30 डिग्री, ऐसी B2 साइन 30 डिग्री, इधर की तरफ B1 कॉस 30 डिग्री, ये हो जाएगा B2 कॉस 30 डिग्री। अब बात आ रही है B1 और B2 की, है ना, बात आ रही है B1 और B2 की। हमारे पास दो इन्फानाइट वायर है, इन्फानाइट वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगती है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 I बाई L। एल क्या होता है, डिस्टेंस इन बिटवीन द वायर एंड द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम दोनों ही केसेस को देखे जाए तो दोनों केसेस आइडेंटिकल है, बस करंट का डायरेक्शन अलग है, वो हमने यहाँ अकोमोडेट कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नीट्यूड देखूं, तो क्योंकि दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है और डिस्टेंस फ्रॉम द वायर भी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है। तो लेट अस से ये x है, तो ये भी x है, ये भी x है, तो ये हो जाएगा x cos 30 डिग्री और ये हो जाएगा x cos 30 डिग्री। इक्वल एंड अपोजिट ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड बचकर आएगी, दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ x sin 30 डिग्री, 2 टाइम्स ऑफ x sin 30 डिग्री। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ऊपर का डायरेक्शन कौन सा है, b डायरेक्शन है। सो आई कैन क्लियरली से दैट द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 2। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।